Hello, welcome friends to this new series powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. Friends, the series which we are initiating today will be fully dedicated to the important acts and laws which actually shaped today's India. आज का समय जो आज का भारत है, उस भारत के निर्माण में जिन जिन कानूनों ने, जिन जिन कायदों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसको समर्पित हमारी यह सीरीज रहेगी। दूसरी बात, ये जो आप बुक देख रहे हैं आपके सामने दृश्यमान है, यह बुक बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और टाटा मैग्रो प्रोडक्शन की है और एलेक्स नामक इसके लेखक है एलेक्स एंड्रयू जॉर्ज, जिसने एकदम कस्टमाइज्ड रूप से यह पूरी बुक की डिज़ाइन की है और यूपीएससी के छात्रों को और लॉ के छात्रों को यह बुक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। हमारे पास बुक भी है जो आप देख सकते हो। इस पूरी सीरीज में हम लोग यह पूरी बुक का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जो महत्वपूर्ण जो कायदे हैं, कानून है, जिन्होंने भारत के आज के इस रूप को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बारे में हमारी समझ जो है वो बेहतर करेंगे। हमें सबको मालूम है कि भारत का जो लॉ ऑफ लैंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, मगर इस संविधान के निर्माण में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी भूमिका बहुत ही निर्णायक थी। और ये भूमिका को देखने के लिए हमें पहले हिस्टोरिकल हमारा बैकग्राउंड लेना होगा, जो जिससे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह बना है। तो उसको समझने के लिए जो आज का ये हमारा पहला लेक्चर है, उसमें हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू करेंगे, जो कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था और भारत के ऊपर लागू हुआ था, क्योंकि भारत तब ब्रिटिश का एक पोजीशन था, उसकी एक जो है टेरिटरी थी। वन बाय वन हम लोग एवरी वीक में मिलेंगे, वीक में एक बार मिलेंगे और इस सीरीज में जो महत्वपूर्ण कानून है या कायदे हैं उनकी चर्चा करेंगे। आज की शुरुआत हमारी रेगुलेटिंग एक्ट से होगी। यह एक्ट की जो समझ है वो बेहतर बनाने के लिए हम पहले थोड़े उसके बैकग्राउंड में जाए कि यह एक्ट लाने के कारण कौन कौन से थे और क्यों ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि हमें यह एक्ट जो है वो पारित करना है और भारत के संदर्भ में लागू करना है। तो सर्वप्रथम अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ब्रीफली आगे हम लोग देखेंगे, मगर यहाँ एक इंट्रोडक्टरी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है किसी भी विषय में अंदर उतरने के लिए, किसी भी विषय को न्याय देने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पहला ऐसा लेख था जिसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों फंक्शंस को अलग किया। दोनों में एक भेद की जो रेखा है वो खींची और निर्धारित किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये सब जो है ये राजनीतिक होंगे उसके कार्य, और अन्य जो कार्य है ये वहीवटी कार्य होंगे या कार्यकारिणी कार्य होंगे। दूसरे मुद्दे पर अगर हम बात करें तो देखिए, यह जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसने सर्वप्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता यानी कि अथॉरिटी और उसकी शक्तियां यानी कि पावर्स उसको सर्वप्रथम बार व्याख्यायित किया। आज तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स या उनकी अथॉरिटी जो थी वो वास्तविक रूप से व्याख्यायित नहीं थी, सिर्फ ऐसे ही इन लोगों के द्वारा शासन जो है वो चलाया जा रहा था। मगर पहली बार यह एक्ट ने इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया और इन दोनों को डिफाइन किया। तो ये एक माइलस्टोन समान है और इसी की वजह से यह पूरे कानून की जो अहमियत है वो हमारे लिए कई गुना बढ़ जाती है। देखते हैं आगे। कई सारे कारण थे। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो देयर वर मल्टीपल रीजंस, जिसमें एक जो कारण है वो था बंगाल में फेमिन का। बहुत ही जो है बंगाल में अकाल पड़ा था, बहुत ही गंभीर अकाल था बंगाल में, अकाल। दूसरे अगर कारण की बात करें तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो आर्थिक परिस्थिति थी फाइनेंशियल स्टेटस वो बहुत ही खराब था। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, वो एक आर्थिक संकट से पसार हो रही थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास से 1 लाख पाउंड
का लोन लिया, जिससे जो वहां के संसद में बैठे थे, ब्रिटिश संसद में, उन लोगों को जो है उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि भाई आप कर क्या रहे हो, कि आपको इतने सारे पैसे की जरूरत पड़ी। तो उन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया। उन लोगों ने देखा कि दरअसल यह कंपनी जो है वो क्या कर रही है। जैसे ही देखा तो उन लोगों को पता चला कि यह कंपनी जो है वो अपनी दिशा भटक गई है। चार्टर के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड करने की अनुमति दी गई थी। ये बात सबको मालूम थी, मगर धीरे धीरे यहाँ कंपनी के जो अफसर थे, उन लोगों ने आके, अधिकारियों ने आके देखा कि यहाँ तो हम लोग शासन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो प्रजा है वो अशिक्षित है। अशिक्षित के साथ साथ जो है इन लोगों को कोई बात जो है वो मालूम ही नहीं है, तो हम लोग इन लोगों के ऊपर आराम से राज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे कंपनी ने अपनी जो ट्रेडिंग पॉलिसी थी वो बाजू कर दी और धीरे धीरे इट टर्न्ड टुवर्ड्स द गवर्नेंस। भारत में शासन की तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी घूमी और धीरे धीरे शासन करने लगी। बंगाल से उसकी शुरुआत हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से बंगाल में ड्यूअल पॉलिसी दाखिल कर दी थी, जिससे पूरे बंगाल में अराजकता फैल गई थी। बंगाल के जो लोग थे वे आर्थिक रूप से वे शोषित हो रहे थे, इनका शोषण किया जा रहा था, क्योंकि ड्यूअल पॉलिसी में हमें मालूम है कि दो धारी तलवार है, दोनों पक्षों के द्वारा कर जो है वे उगराए जाते थे या वसूले जाते थे। यहाँ हमें ड्यूअल पॉलिसी की चर्चा नहीं करनी है, वरना हमारा विषयांतर हो जाएगा। ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, तो मेरा अनुरोध है कि आप वो जाके देख लीजिए। हम लोग यहाँ ब्रीफली कह देंगे कि according to dual policy, under the dual policy, the whole governance of Bengal was divided into two parts. The one was Diwani and other one was निजामत। जो दीवानी पक्ष था उसे रेवेन्यू ऑफिस दे दिए गए और उसे कर वसूलने की शक्ति जो है वो भी प्रदान कर दी गई। वहीं सामने जो निजामत थे उसको भी कर वसूल करने की शक्ति प्रदान कर दी। उसके साथ साथ उसे लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून, वो उसे वहां का शासन देखना था कि बहुत ही अच्छी तरह से चलता हो, और उसके साथ साथ उसे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स भी देखना था। तो देखिए, इन दोनों के ऊपर जो है जिम्मेदारी है, इसको रेवेन्यू अफेयर संभालना है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव देखना है, प्लस लॉ एंड ऑर्डर देखना है। तो दोनों को कर वसूलने की शक्ति जो है, सत्ता जो है वो भी प्रदान की गई थी, जिसमें बंगाल का जो आम आदमी था वो मर गया था। दोनों जगह उसको कर चुकाना पड़ता था और इसी की वजह से वहाँ के लोगों में एक असंतोष फैल गया था। बंगाल की परिस्थिति में एक अराजकता फैल गई थी। तो एक कारण ये भी है, इसको मिटाने के लिए भी रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, ऐसा भी मान सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूअल पॉलिसी के बाद, तो एक मुद्दा यह भी हो सकता है कि देयर वाज एब्सेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का अभाव था, गैरहाजिर थी। तो उसको भी लाने के लिए, उसको भी सुदृढ़ बनाने के लिए यह एक्ट लाया गया था, हम मान सकते हैं। और देयर वाज अ लैक ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। जो प्रोविंस थे, 3 महत्वपूर्ण प्रोविंस जो हमें मालूम है, वे अपनी तरह से अपना कार्य कर रहे थे। उन दोनों के बीच में संकलन का अभाव था। 11 प्रोविंस थे, वे अपने तरीके से कार्य कर रहे थे। 3 या 4 चीफ कमिश्नर्स के एरिया थे, वे भी अपने रूप से अपना काम जो है, अपना कार्य वो कर रहे थे। तो देयर वाज अ लैक ऑफ सेंट्रल पावर जो इन सबको बांध दे या कोई एक प्रकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे, जवाबदेही फिक्स करे। तो कुल मिला के इतने कारणों से हमें लगता है कि यह जो एक्ट है वो लाया गया था इन कारणों के समाधान के लिए। जैसे ही हमने बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह कंपनी के अफेयर्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो उनको लगा कि कंपनी जो अपना जो कंपनी को जो दिया हुआ काम था वो उससे भटक गई है और गवर्नेंस के रास्ते चल पड़ी है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कमेटी का गठन किया और यह कमेटी का जो हेड था वो लॉर्ड नॉर्थ था, जो कि वहाँ का प्रधानमंत्री था, लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ जिसे कहा जाता है। आगे हम उसकी एक तस्वीर भी देखेंगे। तो उन्होंने यह पूरे मुद्दे को जाना, उसका अभ्यास किया और एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल की इन द ईयर ऑफ 1773। ठीक है। और वो बिल जो था, जो कि लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो है टेबल किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसको पारित भी करवाया गया और धीरे धीरे उसको लागू भी करवाया गया, जिससे
भारत में जो गवर्नेंस था, गवर्नेंस का जो ट्रेंड था, उसमें भारी भरकम फेरफार आया, उसमें भारी भरकम परिवर्तन आया, जिसका जिक्र हम लोग आगे देखेंगे। यह लेख की जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस है, यानी कि मुख्य प्रावधान है, उसके बारे में भी बात करेंगे, और इसके मेरिट्स या डिमेरिट्स के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो देखते हैं आगे। देखिए, यह प्रथम तस्वीर ही हमारे पास लॉर्ड नॉर्थ की है। लॉर्ड फेडरिक नॉर्थ के नाम से यह जाना जाता है महानुभाव, लॉर्ड एफ नॉर्थ। और 3 या 4 वर्षों तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के तौर पर इन महानुभाव ने कार्य किया है, जिसको यह पूरे अहवाल की जो जिम्मेदारी थी वो सौंपी गई ब्रिटिश संसद के द्वारा। और इनको कहा गया कि आप जरा देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रही है, क्या करने की जरूर है, अगर कोई फेरफार करने की जरूर है तो आप हमें सजेस्ट कीजिए या जो है आपकी अनुशंसाएं दीजिए। यह महानुभाव ने पूरा जो एंटायर जो वहीवट था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो देखा, उनका रोल प्ले देखा कि क्या कर रही है कंपनी एग्जैक्टली, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना रिपोर्ट और यह जो बिल है वो सब टेबल किया, और बाद में वहाँ वोटिंग हुई और यह बिल जो है वो पारित हुआ। प्रोबेबली जून में 1773 में यह बिल जो है वो पारित हो गया था। देखते हैं आगे। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें सर्वप्रथम, तो हमें जानना होगा कि कई सारे उद्देश्य थे, और इन उद्देश्यों की झांकी जो है वो इसके कारणों में से भी मिलती है। जो हमने देखा कि इनके कौन कौन से कारक थे कि यह जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो लाया गया, तो वो कारकों में भी हमें यह उद्देश्य जो है उसकी झांकी मिलती है, क्योंकि जो कारण थे उसका ही समाधान करना था, तो वही अपने आप में इसका उद्देश्य बन गया था। देखते हैं वन बाय वन। यहाँ दोनों में दिया गया है, मगर हम लोग इंग्लिश का रेफरेंस लेंगे, हमारी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो हिंदी में रहेगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट आर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट आर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। नियंत्रण करना या नियंत्रित बनाना और जो है उसको रेगुलेट करना, यानी कि उसके ऊपर एक सुपरविजन डाल दिया गया, क्योंकि इन लोगों को लगा कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने इतना बड़ा लोन लिया है और वित्तीय संकट से पसार हो रही है। इन लोगों को लगा कि जितने ब्रिटिश के पोजीशंस है आउट ऑफ ब्रिटिश मेनलैंड, इंग्लैंड के बाहर जो पोजीशंस है, जो कॉलोनीज थी, हम लोग एक कॉलोनी ही थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशरों की कुल 70 कॉलोनी थी। देयर वर 70 कॉलोनीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडिया वाज वन ऑफ देम। ठीक है, तो उन लोगों को लगा कि यह जो ब्रिटिश पोजीशंस है आउटसाइड द मेनलैंड ऑफ इंग्लैंड, उन सबको क्राउन के नीचे लाके हमें खड़ा कर देना होगा, ताकि इन लोगों की जो जवाबदेही है वो बढ़ सके। और इसी के तहत यह पूरे के पूरे कंपनी को या पूरे के पूरे भारत को एज ए पोजीशन ऑफ इंग्लैंड इसको क्राउन के नीचे डाल दिया गया। टू रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। यस, कंपनी के दोनों प्रकार के जो फंक्शन है उसको रिकॉग्नाइज करना और कंपनी को बोलना कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्रिटिश संसद को तो मालूम ही नहीं था कि कंपनी भारत में गवर्नेंस में इतनी आगे चली गई है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर्स है जिन लोगों ने भारत में गवर्नेंस में थोड़ा अपना जो रस है वो दिखाया और अपना जो मूल काम था वो साइड में रखकर वे लोग यहाँ शासन करने लगे हमारे ऊपर। उसके बाद टू शॉर्ट आउट द चाओस कॉज्ड बाय द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, जिसका जिक्र हमने किया, तो इसको भी खत्म करना था जो अराजकता फैली हुई थी इस द्विमुखी या द्विचक्री शासन से, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू हुआ था। बहुत ही शोषणकारी नीति थी और इसी की वजह से पूरे बंगाल में, पूरे बंगालियों में एक जो है कंपनी के विरुद्ध एक विरोधी लहर का जन्म हो गया था। और ये जन्म का जो कारण था वो उन लोगों की असंतुष्टि थी। टू कर्ब एंटी करप्शन प्रैक्टिस एक्शन इन द कंपनी। यस, ये भी एक कारण है जो हम मेंशन करना भूल गए। जब तक यह कमेटी बनी लॉर्ड नॉर्थ के नेतृत्व में, तब तक यहाँ की जो कंपनी थी, उनके जो अफसर्स थे, वे लोग कहीं आगे निकल गए थे। वे लोग अपना निजी व्यापार करते थे, वे लोग लांच रिश्वत लेते थे, वे लोग भेंट स्वीकार करते थे। ठीक है, तो इट वॉज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी में अपने अंदर ही या आंतरिक रूप से इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि इट वॉज वेरी टफ टू हैंडल। और इसी की वजह से
इस करप्शन को दूर करने के लिए जो करप्शन विरोधी प्रावधान है वो भी इस कायदे में या इस कानून में रखे गए। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें मुख्य प्रावधान देखने हैं यह पूरे एक्ट के, जिन्होंने हमारे आज के भारत निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई है। तो सबसे प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या कर दिया गया, एक अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है, एक सेंट्रलाइज्ड जो अथॉरिटी है उसका निर्माण करना है जो आज तक सेंट्रलाइज नहीं थी। तो अब जो गवर्नर था बंगाल का वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, और उसके नीचे जो अन्य प्रेसिडेंसी है यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन दोनों को बंगाल प्रेसिडेंसी के नीचे लाके रख दिया। तो एक सेंट्रल अथॉरिटी हो गई। गवर्नर जो बंगाल का था वो अब गवर्नर मिटकर गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का, जिसके तहत प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास भी आती है जिसके जुरिडिक्शन में, और वहीं प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे भी आने लगी। सो दिस वाज अ मेजर चेंज। देखते हैं, इट ऑल्सो मेड गवर्नर्स फ्रॉम द अदर टू प्रेसिडेंसीज बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यस, देयर वर 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। आउट ऑफ देम जो बंगाल थी उसे पावरफुल बना दिया गया, और इन लोगों की जो सत्ता थी वो कम कर दी गई, और इन लोगों को लाके रख दिया गया बंगाल के तहत, बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे। देखते हैं आगे, दूसरी मुख्य प्रावधान की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यह एक कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया गया। कार्यकारिणी परिषद जिसका काम था कि गवर्नर जनरल को किसी भी जरूरत के मुद्दे पर सलाह सूचन करे, उसको मदद करे। तो यहां भी एक प्रयत्न हुआ था कि गवर्नर जनरल के पावर्स को डाइल्यूट करने का, ताकि एक चक्री शासन ना हो सके, सरमुखत्यारशाही ना हो सके। गवर्नर जनरल एक जो है अबाधित हम लोग ना कर सके, तो उसको नियंत्रित करने के लिए यह एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसका ब्रांडिंग ऐसे हुआ कि वो गवर्नर को हेल्प करेगी। मगर इट वॉज अ पॉइंट दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज इन नीड, या ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो चाहती थी कि गवर्नर जनरल की सत्ता जो है वो अबाधित ना हो, एक चक्री शासन ना हो, सरमुखत्यारशाही ना आ जाए। इसीलिए यह 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो है निर्माण हुआ। उसके बाद अगर तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान देखें तो इट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यह भी महत्वपूर्ण है। द एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, जिसका जिक्र हमने किया कि देयर वाज एब्सेंस ऑफ जुडिशरी। इट वाज आल्सो वन रीजन व्हिच ट्रिगर्ड रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये रहा रीजन, और जुडिशरी को मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट का प्रावधान जो है वो इस एक्ट में किया गया। विथ 1 चीफ जस्टिस एंड अदर 3 जजेस। एक चीफ जस्टिस रहेगा और बाकी के 3 सामान्य जज रहेंगे। चौथे प्रावधान की बात करें तो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज स्ट्रेंथेंड बाय रिक्वायरिंग द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी the court of directors to report the company's civil, military and revenue affairs in India. Yes, अब कंपनी की सत्ता जो है उसको कम कर दी गई, क्योंकि ब्रिटिश संसद को कंपनी के कार्य से या उसके वर्तन से भरोसा उठ गया। तो अब इनके ऊपर भी एक वॉचडॉग की तरह एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नामक एक समूह को बिठा दिया गया, और उसको बोला दिया गया कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करें, लाइव रिपोर्टिंग करें मिलिट्री अफेयर्स के बारे में, पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में और रेवेन्यू अफेयर्स के बारे में, क्या क्या कंपनी भारत में कर रही है, ताकि ऐसा ना हो कि जब देखे तब मालूम पड़े कि कंपनी जो है वो तो भटक गई है, जो है गलत दिशा में चली गई है। तो इसीलिए एक वॉचडॉग का निर्माण किया गया जिसका नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये हमें याद रखना होगा। देखते हैं आगे। उसके बाद के मुख्य प्रावधान की बात करें तो कर्बिंग माल प्रैक्टिसेस इन द कंट्री। द एक्ट पुट ए प्रोहिबिशन ऑन द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स और एनी काइंड ऑफ प्रेजेंस फ्रॉम द नेटिव पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ के जो मूल हमारे हम मूल वतनी है, ठीक है, तो हमारे पास से यहाँ के जो अधिकारी थे, अफसर थे इस कंपनी के, वे लोग लांच रुश्वत लेते थे, वे लोग भेंट लेते थे और
हमारे जैसे मूल प्रजाओं का काम करते थे। बिना लांच लिए, बिना भेंट लिए ये लोग काम ही नहीं करते थे। तो हम भी मजबूर थे, तो ये सदंतर बंद हो गया। इट वॉज नॉट अलाउड एनी मोर टू टेक एनी टाइप ऑफ गिफ्ट और टू डू एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विद द नेटिव पॉपुलेशन। यहाँ के मूल लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार प्रतिबंधित हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के सभ्यों के लिए या उनके अफसरों के लिए। तो ये भी एक अच्छा मुद्दा है। ठीक है, तो ये सब मुख्य प्रावधान थे। अगर हमें मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी कि इंपॉर्टेंस और क्रिटिसिज्म की बात करनी हो तो हम लोग 2-3 मुद्दों पर बात कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इसकी क्रिटिसिज्म देख ले, फिर उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस देखने का प्रयास करेंगे। कानून पर टीका या आप कह लीजिए क्रिटिसिज्म ऑन लॉ। देखिए, अब हमने देखा कि एक काउंसिल बनाई जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी, उसको मदद करेगी, मगर जो सारी सत्ता थी वो अब गवर्नर जनरल और इस काउंसिल के पास चली गई। तो अब तो ज़्यादा चांसेस है कंपनी में करप्शन हो या कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार का जो है न करने का काम जो है वो करने में आए, तो अबाधित हो गई एक तरह से, एक दृष्टि से। दूसरे मुद्दे की बात करें तो देयर वाज अ कंफ्यूजन। सुप्रीम कोर्ट का नया एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो देयर वाज अ कंफ्यूजन कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल। इन दोनों के बीच में भी कई बार क्लैश होते रहे। दोनों का जुरिडिक्शन जो है वो अनक्लियर था। इट वाज नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं था। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल वो था अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर, जिसके हिसाब से कई बार डिस्प्यूट भी होते हैं। कौन बड़ा, किसका हुक्म सर्वोच्च हुक्म, ये तय नहीं हो सकता था। सो दिस वाज अ टाइप ऑफ डिमेरिट फॉर दिस लॉ। और आखिरी में जो तीसरा डिमेरिट हम यह पूरे लॉ का कह सकते हैं वो था इट फेल्ड टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ नेटिव पॉपुलेशन। यानी कि इसने ये तो देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कैसे सुधारा जाए, कैसे जुडिशरी को मजबूत बनाया जाए, कैसे गवर्नर जनरल को क्राउन के नीचे लाया जाए, कैसे दोनों प्रेसिडेंसी को एक बड़ी प्रेसिडेंसी के नीचे रख दिया जाए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाए। ये सब तो एड्रेस किया इस लॉ ने, नहीं संदेह। मगर नेटिव पॉपुलेशन, मूल भारतीयों के जो प्रश्न थे उसको यह पूरा का पूरा लॉ जो है वो एड्रेस नहीं कर पाया। और इट वाज ए बिगेस्ट फेलियर ऑफ दिस लॉ, क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रदेश से बिलोंग करता है, जिस प्रदेश पर आप राज करते हो, तो आप उस प्रदेश के व्यक्ति को संतोष ना दे पाए तो आपके कानून जो है वे किसी भी काम के नहीं होते हैं। खैर, अगर हम मेरिट्स के बारे में देखें ऑन द कॉन्ट्ररी या ऑन द अदर साइड, तो मेरिट्स, इसके 2-3 मुद्दों पर हम लोग मेरिट की भी चर्चा कर सकते हैं। और मेरिट को हम लोग इंपॉर्टेंस के दृष्टि से भी देख सकते हैं। और आगे जो हमने देखा वो हम डिमेरिट के तौर पर भी दे सकते हैं या क्रिटिसिज्म के तौर पर भी देख सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो यहां हम लोग देखेंगे महत्व या आप कह लीजिए मेरिट्स। तो सर्वप्रथम सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की शुरुआत। जो हमने देखा कि सब जो पावर थे वे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में निहित हो गए, और जो अन्य प्रेसिडेंसी थी यानी कि मद्रास और आप कह लीजिए बॉम्बे, इन दोनों को भी इसके कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, इसके नीचे लाके खड़ा कर दिया। दूसरा, डायनामिक चेंज इन जुडिशियरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट ही अपने आप में ही एक रिवोल्यूशनरी घटना थी और इसने सदा के लिए भारत की जो जुडिशरी है उसका रूप बदल कर रख दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है इस कानून की। और तीसरा, टू सम एक्सटेंट इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इट्स काउंसिल अकाउंटेबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट।
एंड टू द ब्रिटिश क्राउन एज वेल। तो ये भी एक बड़ी बात है। अकाउंटेबिलिटी सेट की गई, अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइंड, यानी कि निश्चित की गई। किसकी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की और इसके काउंसिल्स की, कि अब वो अपने हिसाब से अपनी मनमानी नहीं कर सकते और ब्रिटिश संसद और उसके कायदों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ कार्य करना है, अपने ऑपरेशंस चलाने हैं। तो दिस वाज द होल थिंग। आगे आई थिंक 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसके तहत इस कानून में जो क्षति रह गई थी उसको, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, उसके कंपेंसेशन के लिए वह एक्ट लाया गया, जिसमें थोड़े प्रावधान थे। हालांकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस की दृष्टि से जो है पढ़ाई नहीं की जाती। पढ़ाई तो एक मौलिक चीज़ है, तो उसे ऐसे ही हम लोग करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो 1781 का कानून है, और उस कानून के बाद जो अन्य कानून है जिसको हम चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं, जिस कानून के द्वारा ब्रिटिश राज को यहाँ भारत में टिकने की अनुमति दी जाती थी एट इंटरवल ऑफ एवरी 20 ईयर्स। उसको रिन्यू किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस भारत में रहने के लिए, भारत में ऑपरेट करने के लिए। उसके बारे में देखेंगे, उसके मुख्य प्रावधान की चर्चा करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।